नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है घनी छाँव। पीछे के कमरे में बाबूजी के खांसने की आवाज़ लगातार आ रही थी। प्रिया ने नाक भौं सिकोड़ते हुए दरवाजे को लॉक कर लिया और एसी ऑन करके कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुनने लगी। अब इस बेसुरी आवाज़ को सुनने से तो बेहतर है कि म्यूजिक ही सुना जाए। पता नहीं बाबूजी की कौन सी खांसी है। दवा कराओ, इलाज करा लो, ठीक ही नहीं होती। खैर, उसने खांसी से ध्यान हटाकर गाने पर ध्यान लगाने की कोशिश की, पर खांसी की आवाज़ तो जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ना चाहती थी और तेज होती गई। अंत में प्रिया से रहा ना गया तो उसने एसी बंद किया, ईयरफोन निकाल फेंका और बाबूजी के कमरे में पहुंची। पानी का एक गिलास रखा तो बाबूजी ने फिर क्यों नहीं पीते। बाबूजी की खांसते खांसते आंखें लाल हो गई थी। अरे बेटा, जहाँ दवा असर नहीं करती वहाँ पानी क्या करेगा। बाबूजी अपने तख्त पर निढाल पड़ गए थे। बहू, आज जरा समय निकाल कर काढ़ा बना दो तो शायद थोड़ा आराम मिले, उन्होंने कांपते स्वर में कहा। देखती हूँ, कहते हुए बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। सारा मूड ऑफ हो गया। सोचा था आराम से म्यूजिक सुनेंगे, बाबूजी ओह। उसने तो लंबी सांस ली और सोफे पे लुढ़क गई। शाम के 5 बजने वाले थे। 1 घंटे में नितिन के आने का टाइम हो जाएगा। साहिल शायद लॉन में है, तो अभी 9 साल का है, पर उसे गार्डनिंग का बहुत शौक है। शाम होते ही घर के काम फिर से चालू हो जाएंगे। ऊपर से बाबूजी का फरमान कि काढ़ा बना दो। उसने बुरा समूह बनाया। ख्यालों के सागर में वह गोते लगाने लगी। अम्मा थी तो कितना अच्छा था, बाबूजी के लिए उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। अम्मा खुद ही बाबूजी की पूरी देखभाल करती। बाबूजी अदरक वाली चाय के बहुत शौकीन थे। सुबह हुई नहीं कि अम्मा अदरक वाली चाय लेकर उनके पास हाजिर होती। अब वह सब नौटंकी करने का तो प्रिया का कोई शौक नहीं था। ग्रीन टी पीना है, उसकी आदत है। अम्मा के जाने के बाद 1-2 बार जब वह ग्रीन टी लेकर बाबूजी के पास गई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम तो जानती हो कि मैं हमेशा तुम्हारी अम्मा से अदरक वाली चाय ही बनवाता था। ये सब मुझे नहीं लगता। वह उल्टे पैरों वापस आई और दोबारा उसने बाबूजी को चाय के लिए पूछना ही बंद कर दिया। सीधे दलिया या पोहा बनाकर देती। नाश्ते के टाइम अम्मा के रहते बाबूजी के बहुत नखरे थे। नाश्ते में मलाई वाला दूध या चाय, पकौड़े, अजवाइन, पूड़ी और आलू की भुजिया देते। अम्मा भी खूब थी कि पैरों में प्रॉब्लम थी, फिर भी जैसे तैसे बाबूजी का ख्याल रखती थी। उन्हें क्या पता था क्या नहीं। खाने में वही हाल। खाना बनने की शुरुआत नहीं हुई कि बाबूजी के बाहर से आवाज़ लगा देते, सुनो, तुम मेरे लिए ज़रा मोटी बेसन की रोटियां बनाना और साथ में साग ज़रूर रखना। बहू बेचारी अकेली क्या क्या करे। अम्मा बाबूजी अपने ये आदत बिगाड़ के रखी है। हमेशा उन्हें कुछ अलग से चाहिए होता है। बताइए, आप ठीक ना रहीं तो बाबूजी का क्या होगा। आप तो जानती हैं मुझे साग और बेसन की रोटी बनानी बिल्कुल नहीं आती। मैं सबकी पसंद का अलग अलग बनाऊंगी तो मेरा क्या होगा। अम्मा हंस पड़ी। अरे, उनकी इकलौती बहू है तुम, अब इतना तो तुझे सीखना ही पड़ेगा अपने ससुर जी के लिए। वैसे परेशान ना हो, इतनी जल्दी मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। जाने से पहले तुझे सब कुछ सिखा के जाऊँगी। और सच, अम्मा ने धीरे धीरे सब सिखा दिया। बेसन की मोटी रोटियाँ घी में तर करके जैसे बाबूजी को देनी है, और सरसों का साग, मेथी आलू की सब्जी, सब कुछ आ गया था बनाना। शाम को वह खुद के लिए, नितिन के लिए ग्रीन टी और कॉफ़ी बनाती तो अम्मा बाबूजी के लिए गाढ़े दूध की अदरक वाली चाय। सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। छोटी सा खुशहाल परिवार। नितिन प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर, थोड़े बिजी रहते। वह खुद अपना बुटीक खोलने का सोच रही थी। उसकी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रखा था। तब तक साहिल का जन्म हो गया। प्यारा सा बेटा। अम्मा बाबूजी तो निहाल थे। सारा प्यार उड़ेलते साहिल पर। इस बीच अपने घर में ही अपना बुटीक खोल लिया। पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए बहुत टाइम नहीं देती। हाँ, सप्ताह में 2 दिन बंद रखती थी। बाबा दादी की प्यार भरी छाँव तले साहिल बड़ा हो रहा था। बाबूजी उसे गीता और रामायण के श्लोक सुनाते, उनके अर्थ समझाते। वह जब किचन में काम करती तो अम्मा उसकी हेल्प करती और मना भी करती तो हंसते हुए कहती, तुम्हारी सास अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई है कि कुछ कर ना सके। अभी तो मैं तुम लोगों की पसंद की चीज़ें बना खिला सकती हूँ, और तुझे तो पता है तेरे बाबूजी कितने नखड़े बाल हैं। अकेली तुम क्या क्या करेगी।
मिलजुल कर सब ठीक चल रहा था कि बाबूजी कितने खुश रहते थे साहिल के साथ, उसके दोस्त के साथ कैरम खेलते, पार्क में जाते, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते। फिर एक दिन अचानक अम्मा ऐसी सोई कि दोबारा ना उठ सकी। सारा घर मानो वीरान हो गया। बहुत रोई थी वह अम्मा के लिए, अकेली पड़ गई थी। बाबूजी का हाल तो बहुत बेहाल था। किसी तरह नितिन उन्हें संभालते। अम्मा के जाने के बाद बाबूजी बिल्कुल चुप और शांत हो गए थे। साहिल स्कूल, ट्यूशन और एक्टिविटी में बिजी होता, नितिन काम में। प्रिया ने भी अपना बुटीक मन लगाने के लिए शुरू किया। शुरू में एक दो बार प्रिया ने बाबूजी की पसंद की चीज़ें बनाई, कोशिश की और बनाई। फिर धीरे धीरे सब बोझ लगने लगा। रोटियां बनाते वक्त अक्सर उसे याद आता बाबूजी का वाक्य, मेरे लिए बेसन की रोटियां बनाना और साग भी। पर वह सब अलग से नहीं कर सकती थी। नाश्ते में कौन पूरी भजिया ये वो करे, सीधे कुकर में दलिया गलाकर बाबूजी को दे आती। 2-3 बार साहिल ने टोका भी, बाबा आप तो पहले दलिया नहीं खाते थे, अब हम सब खाते हैं और अच्छे बच्चों को सब कुछ खाना चाहिए, हंसते हुए कहते। पर उसकी हंसी में दर्द छुपा, दर्द और पलकों की कोरों का गीलापन कहाँ देख पाई थी प्रिया। धीरे धीरे बाबूजी ने खुद को एक कमरे के दायरे में कैद करना शुरू किया। दिनों दिन वे कमज़ोर हो रहे थे, पर किसी की नज़र नहीं थी। अम्मा बाबूजी के लिए पहले गर्मियों में घड़ा रखती थीं, क्योंकि बाबूजी को फ्रिज का पानी सूट नहीं करता था। पर अम्मा के जाने के बाद सब फ़ोन करे उन्होंने फ्रिज को पानी देना शुरू किया। तभी से खांसी की शुरुआत हो गई तो ठीक होने का नाम नहीं लेती। ऊब कर उसने जग में सादा पानी रखना शुरू किया। अब बाबूजी पहले जैसे साहिल के साथ भी न खेलते न पार्क जाते, अपने कमरे में लेटे रहते थे। यह सब देखकर प्रिया को बड़ी कोफ्त होती। सच बुजुर्गों को संभालना कितना कठिन काम है। वह सोचती, एक दिन उसने बातों बातों में नितिन से कहा, हम बाबूजी को क्यों न किसी आश्रम में शिफ्ट कर दें। मेरा मतलब, नितिन ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा तो वह सहम गई। मेरा मतलब कहकर उसने बात संभाल ली, यहाँ बाबूजी अम्मा के बिना बहुत अकेले हुए हैं, उनका मन नहीं लगता, कोई साथी नहीं है और वो बोर होते हैं, लेटे लेटे थक जाते हैं। तब बाबूजी के चेहरे पर एक चमक दिखी, जो उसे शायद इस बात की थी कि उसकी ज़रूरत और महत्व दोनों है। यह सच है और वह चैन से सोई थी। बाबूजी ना होते तो सोचकर डर लगा रहता। उसे तब समझ में आया था कि ताकत और शरीर नहीं, साथ और साया मायने रखता है। पर आज उसे ये सब बातें याद आ रही थीं। झटके से उठी वह, साहिल अभी तक लॉन में ही है। 5:45 बजे नितिन के आने का टाइम हो गया। बाबूजी के खांसने की आवाज़ अभी भी कानों में पड़ रही थी। देखती हूँ साहिल कहाँ है, सोचती हुए लॉन में पहुँची तो देखा साहिल पौधों में पानी दे रहा था, कुछ गमलों में और कुछ ज़मीन में। साहिल उसके पानी दे रहा था। वह जो पौधे उगे ही थे और थोड़ा सूख रहे थे। अरे बेटा, इन्हें पानी क्यों दे रहे हो, ये तो बेकार पौधे हैं, इनमें न फूल है न फल। क्यों मम्मा, पेड़ पौधों तो ये भी हैं, न हरे भरे रहेंगे तो हरियाली तो देंगे ही। ज़रूरी नहीं मम्मा कि सब पेड़ फूल या फल दें, पर ये सूखे रहें तो उनमें पानी डालूँगा। ये तो हरे भरे हैं और झूमेंगे, हंसेंगे, हमें ताज़ी हवा देंगे, हमारी आँखों को अपनी हरियाली से टॉनिक देंगे। और ये हमारी ज़मीन पर उगे तो इनके ध्यान हमें रखना चाहिए। मैंने ऐसे मुरझाने नहीं दे सकता। मम्मा आप ही बता रही थी कि जब एक बार आप दोपहर से मैं बाहर गई थी तो बहुत गर्मी थी, आप सोच रही थी किसी पेड़ की छाँव मिले तो आराम मिले। कोई पौधा बेकार कैसे हो सकता है, किसी न किसी को तो इस पौधे की छाँव मिलेगी, चाहे वह कोई पक्षी हो। प्रिया दंग रह गई। इतने छोटे से बच्चे को इतनी बात समझ में आ गई थी कि कोई पौधा बेकार नहीं होता, तो वह कैसे अपने जीते जाते बाबूजी को। वह अंदर दौड़ी, जाकर देखा सीधे बाबूजी के कमरे में। अरे क्या हुआ बहू, क्यों हंस रही हो। बाबूजी किसी तरह बोले, छाँव छाँव छाँव। उसके दिमाग में ये शब्द गूंज रहे थे। कुछ नहीं, आप आइए मेरे साथ। वह खींचते हुए बोली, कहाँ। वे चौंके। चलिए बाहर लॉन में बैठिए, ठंडी हवा चल रही, मैं चेयर रखती हूँ। बाबूजी अवाक उसके साथ चल दिए। उसने लॉन में चेयर रखी, बाबूजी को बैठाया और सर्वेंट को आवाज़ लगाई, रमेश जरा दौड़कर पानी की पास की दुकान से अदरक ले आना। बाबूजी को समझ नहीं पा रहे थे। साहिल खुश हो रहा था, दादाजी आज मेरे साथ खेलेंगे, मज़ा आएगा। आज फिर उनको कैरम से हराऊंगा, वरना हमेशा कमरे में रहते हैं। प्रिया ने तुरंत फ़ोन मिलाया, नितिन रास्ते में घड़ा ले आना।
बाबूजी को फ्रिज का पानी नुकसान करता। बाबूजी मुस्कुरा दिए और प्रिया वह तो मगन हो गई। उसके सिर पर इतनी प्यारी प्यारी छाँव तो है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस आशा के साथ धन्यवाद।